अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे, जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे सिवाय अल्लाह अपनी साथ के। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हम में नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ है आपके लिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखा करें। अच्छा जी, स्टोरी के साथ मैंने सोचा है कि मैंने अपनी एक लाइव पॉडकास्ट में भी मुझे किसी ने मशवरा दिया था कि अगर कोई बंदा स्टोरी भेजता है और पॉसिबल हो वो स्टोरी से रिलेटेड मुझे उस जगह का विजिट करवाए। मिसाल है, अगर स्टोरी एक हॉन्टेड स्ट्रीट की है, ये एक अबेंडन जगह की है, आप मुझे उस जगह का बताएं कि जी ये स्टोरी इस जगह की है। मैं उस स्टोरी को नरेट भी करूँ और उस जगह को आके मैं कवर भी करूँ। मिसाल अगर वहां पर कोई ऐसी बात मशहूर है जैसे कोई साया है या कोई चुड़ैल का साया है या कोई वहां चुड़ैल दिखाई देती है या कुछ भी, तो मैं उस जगह को कोशिश करूंगा कैमरे में कवर करूं। तो उसके लिए आपने जब स्टोरी मुझे लिख के भेजनी है या वॉइस में भेजनी है तो कुछ अलग से मुझे हाईलाइट कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले जी इस स्टोरी के साथ विजुअल कंटेंट भी है। तो ये छोटा सा क्लिप आप दिन में कोई उसी जगह का बना के भेजें, साथ में आप मुझे बता दें कि जी ये जगह, मैं चाह रहा हूँ आप इस जगह पर विजिट करें और इस जगह की स्टोरी भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छा सीन हो जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग? मैं चाहता हूँ आप लोग से मशवरा करूँ, आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो पिंडी इस्लामाबाद के करीब कोई ऐसे एरियाज जहाँ पर ऐसी बातें मशहूर हैं या ऐसा जहाँ पर कोई आसेब है या वो जगह बहुत खौफनाक है, उस बारे में मशहूर है, तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा उस जगह को कवर करूँ और स्टोरी के साथ बीच में उस जगह का क्लिप ऐड करूँ। हो सके तो आप भी स्टोरी जब भेजते हैं और अगर आप मुनासिब लगे तो उस जगह की वीडियोस बनाकर मुझसे शेयर कर दिया करें। वीडियो के अंदर जब आप उस जगह की या उससे रिलेटेड कोई वीडियो मुझसे शेयर करेंगे तो स्टोरी का इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पे एक अबेंडेंड जगह है, एक जगह के बारे में मशहूर है, या आप मुझे उसकी स्टोरी भेज रहे हैं, या एक पीपल का दरख्त है जिसपे जिन का साया है, आप मुझे उसकी स्टोरी भेज रहे हैं, तो साथ में आप एक वीडियो भी बना के उस पीपल के दरख्त की मुझे भेज दें। तो जब मैं स्टोरी नरेट करूंगा तो उसके साथ वो वीडियो भी ऐड कर दूंगा, तो थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं खुद से वीडियो बना के भेजना स्टोरी के साथ तो वो भी बेहतर है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आके उसकी वीडियो बनाऊं तो आपका भाई भी हाजिर है, लेकिन स्टोरी में जान होनी चाहिए, जगह भी ऐसी होनी चाहिए कि हाँ यार के पता चले कि हाँ मैं आया हूँ और कुछ कवर किया। मतलब है स्टोरी सुनने वाले जब वो वीडियो भी देखें तो उन्हें वाकई में डर लगे। तो आई होप आप लोग कुछ अच्छा मशवरा देंगे और आगे इसमें कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अपने आसपास इसार बांध ले, क्योंकि सुना जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आ जाती है और अपनी बातें सुनने लगती है। आपको डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ ले। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। मेरा नाम हमजा है, मैं कराची के इलाके औरंगी टाउन में रहता हूँ। ये वाकया 2016 में पेश आया जब मेरी पुप्पो की शादी हुई। माशाल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा था। रुखसती के बाद मैं अपनी वालदा और छोटी बहन को लेकर घर वापस आ रहा था। हॉल से हमारे घर का फासला तकरीबन 10 मिनट का था और रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। रास्ते में मुकम्मल सन्नाटा और अंधेरा था। मैं बाइक पर अपनी अम्मी और बहन के साथ जा रहा था। अचानक एक जगह बाइक बंद हो गई। मैंने देखा कि बाइक का टायर पंचर हो गया। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी आप यहीं रुके, मैं बाइक ठीक करवा कर आता हूँ। अम्मी ने कहा बेटा मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैंने जवाब दिया अम्मी मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप यहीं इंतजार करें। ये कहकर मैं वहां से निकल गया और पेट्रोल पंप पर जाकर बाइक ठीक करवाई। फिर अम्मी और बहन को लेकर घर वापस आ गया। वालिद और भाई को कॉल की। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे अब्बू और छोटे भाई अभी हॉल में ही थे। उनकी कॉल आई कि हमें लेने आ जाओ, यहाँ रिक्शा या कोई वैन दस्तयाब नहीं है। मैंने कहा ठीक है अब्बू आप वहीं रुके, मैं आ रहा हूँ। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस शादी की रात के बाद हमारी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया। जब मैं अब्बू और भाई को लेकर घर वापस आया तो सबने कपड़े तब्दील किए, ताजा दम हुए और आराम करने लेट गए। अगला दिन रेस्ट का दिन था और उसके बाद वलीमा होना था। अगला दिन मामूल के मुताबिक था। सुबह अम्मी ने नाश्ता बनाया, सबने नाश्ता किया, फिर हम मोबाइल और गेम्स में मसरूफ हो गए। मैं बाहर निकल गया। जोहर के वक्त अब्बू घर आए और
امی سے کہا یہ کپڑے میں آپ کے لیے لایا ہوں, یہ آپ سی لیں اور یہی پہن کر کل ولیمے میں چلیں گے. امی نے کہا ٹھیک ہے دے دیں. جیسے ہی ابو نے کپڑے کا شاپر کھولا, امی نے اچانک زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا اور بے حساب ہنستی رہی. ان کا ہاتھ الٹا ہو گیا, منہ ٹیڑھا ہو گیا, بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ میری امی ہی نہیں ہے. ابو نے فوراً مجھے کہا کہ جاؤ دادی کو فوراً گھر لے کر آؤ اور صرف ان سے کہنا کہ کچھ مسئلہ ہے. میں فوراً گیا اور دادی کو لے کر آیا. اب تو میں خود بھی گھر کے اندر جانے سے ڈر رہا تھا کیونکہ امی کی حالت بالکل عجیب ہو گئی تھی. ابو اور دادی نے امی کو پکڑا اور کچھ قرآنی آیات پڑھ کر ان پر دم کیا تو تھوڑا تھوڑا سکون آنے لگا. لیکن پھر یہ مسئلہ روز روز ہونے لگا, خاص طور پر ظہر کی اذان کے فوراً بعد امی پر کسی اور مخلوق کا سایہ آ جاتا اور وہ انہیں تنگ کرتی. میری امی بالکل ٹھیک تھی لیکن اچانک انہیں بلڈ پریشر ہو گیا, پھر فالج ہو گیا جسم کے سیدھے حصے پر. ہم انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے لیکن رپورٹس ہمیشہ بالکل ٹھیک آتی. روز بروز ان کی حالت بگڑتی گئی. کسی نے مشورہ دیا کہ روحانی علاج کروائیں. جہاں جہاں کسی نے کہا ہم امی کو لے کر گئے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا, بس وقتی آرام آتا. اب تو امی کی ذہنی حالت ایسی ہو گئی ہے جیسے چھوٹے بچے ہوں. بچوں سے چیزیں چھین کر کھانا, چاکلیٹ کے لیے ضد کرنا اور بھی بہت کچھ. اللہ گواہ عدنان بھائی, ایسی حالت تو کسی دشمن کی بھی نہ ہو. میرے ابو نے بہت صبر کیا, کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا, لاکھوں روپے خرچ کیے کہ امی ٹھیک ہو جائے. پھر ایک شخص ملا جو بنگالی تھا, اس کا بہت نام سنا ہوا تھا. اس نے امی سے حاضری کروائی تو پتہ چلا کہ جس جگہ میری بائک خراب ہوئی تھی وہاں کچرے پر ایک مخلوق بیٹھی ہوئی تھی اور وہی ہمارے گھر تک آ گئی تھی. امی نے اس دن پرفیوم لگایا ہوا تھا اور بنگالی عالم کے مطابق وہ جن اس خوشبو کے پیچھے پیچھے آیا تھا. جب عامل نے اس جن سے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے, نکل جاؤ, تو وہ جن کہنے لگا میں نہیں جاؤں گا, میں نے اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا. 17 فروری 2017 کی رات ٹھیک 3:35 پہ وہ امی کو لے گیا. امی کی طبیعت اچانک بہت ہی خراب ہو گئی. ہم فوراً انہیں ہاسپٹل لے کر گئے. ڈاکٹر نے چیک کیا اور کہا کہ ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے, فوراً دوسرے ہاسپٹل لے کر جائے. ڈاکٹر نے بی پی کنٹرول کرنے کے لیے ایک گولی دی جس سے امی کو فوراً آرام آ گیا اور وہ 20 منٹ کے اندر بالکل ٹھیک ہو گئی. امی کو لے کر واپس نکلے تو امی نے کہا مجھے امی کے پاس لے جاؤ. یعنی امی اپنی والدہ یعنی میری دادی کے پاس جانا چاہ رہی تھی. امی اور دادی کی آپس میں بہت محبت تھی, وہ خالہ بھانجی بھی تھی اور اب ساس بہو بھی. امی نے ضد شروع کر دی کہ مجھے وہیں لے کر چلو, میں بالکل ٹھیک ہوں. ہم نے ان کی بات مان لی اور انہیں دادی کے گھر لے گئے. ہم سب خوش تھے کہ آج ظہر کے بعد جن نہیں آیا. رات کے 12 بج گئے اور امی بھی ٹھیک ہو گئی تھی. ہم سب باتیں کر رہے تھے. امی نے مجھے کہا بیٹا تم آرام کرو, صبح تمہیں کام پر بھی جانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے امی, آپ بھی آرام کریں. میں چچا کے کمرے میں جا کر لیٹ جاتا ہوں. میرے ابو, چھوٹا بھائی, بہن, دادی سب امی کے ساتھ ہی تھے. اچانک رات کے 2 بجے امی کی طبیعت پھر سے خراب ہونے لگی. وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی. پھر میں اور ابو دونوں نے ایک آواز سنی, میں آ گیا ہوں تمہیں لینے. یہ سننا تھا کہ گھر میں کوہرام مچ گیا. سب رونا پیٹنا شروع ہو گئے. بہنیں, کزن سب موجود تھے کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے. ہمیں کچھ ہوش نہیں رہا کہ ہاسپٹل لے کر جائیں یا کیا کریں. بس کبھی اندر بھاگ رہے تھے کبھی باہر. دان بھائی وہ لمحے بہت مشکل تھے. اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا وقت نہ دکھائے. پھر اچانک امی پر کچھ حاضر ہوا. انہوں نے مسکرا کر کہا اپنا خیال رکھنا. پھر انہوں نے بہن بھائی اور ابو کو دیکھا اور اپنی آخری ہچکی لی اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی. بعد میں پتہ چلا کہ امی کے دماغ کی نس پھٹ گئی تھی اور اسی کے ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا.
किसी का होश ना रहा। चंद माह वही मामला मेरी दादी के साथ शुरू हो गया। वही शैतानी जिन उन पर भी हाजिर हो गया। नान भाई, भले मैं छोटा था, लेकिन इतने सब कुछ देखने के बाद मेरा डर और खौफ खत्म होता जा रहा था। हमने बहुत से आलमों को घर बुलाया, दादी को दिखाया और उनको इलाज तकरीबन 2 साल तक चलता रहा, लेकिन आखिरकार उन्हें भी वही जिन साथ ले गया। अब तो घर में ना कोई रिश्तेदार आता था, ना ही कोई पड़ोसी। अजीब सा माहौल बन गया था। फिर ये मामला मेरी छोटी बहन के साथ शुरू हुआ। तब मैंने दिल में ठान लिया कि अब मजीद खौफ में नहीं जीना। ये भी अल्लाह की मखलूक है और हम अशरफुल मखलूकात हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि कोई ऐसा अमल मिले जो मुझे कुछ सिखा दे, रहनुमाई करे। उसी दौरान एक दिन मैं कहीं बैठा हुआ था। मेरे एक जानने वाले, वो काहिरा